हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 17 अगस्त 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नई विधानसभा के गठन के लिए कितने वर्षों के बाद चुनाव होंगे? ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। ठीक है, तो कब हुए थे चुनाव? 2014 में हुए थे जम्मू कश्मीर में विधानसभा के गठन के लिए चुनाव। तो अब जो है वो इसमें 10 वर्षों के बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं। अगर हम बात करें कि हम जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, राजीव कुमार जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर में चुनाव है ये कितने चरणों में होने वाले हैं? ये 3 चरणों के अंदर चुनाव होने वाले हैं और 90 सीटें यहाँ पर विधानसभा की हैं। ठीक है, और जो हरियाणा है, हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर की चुनाव की जो घोषणा की है, ठीक है, विधानसभा के चुनावों की। और जो जम्मू कश्मीर में वो 90 सीटें हैं और हरियाणा में भी विधानसभा की 90 ही सीटें हैं। और इसमें जो है हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होगा और वो 1 अक्टूबर 2024 को होगा। ठीक है, और वो एक ही चरण में होगा, मतलब एक ही दिन सभी जो 90 सीटों पर होने वाला है मतदान। ठीक है, अब देखिए, जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार जम्मू और कश्मीर में पहली बार, यहाँ पर खास बात क्या हो रही है जम्मू और कश्मीर में, कि यहाँ पर पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए भी सीटें आरक्षित हैं, लेकिन वहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। तो यहाँ पर खास बात क्या है जम्मू और कश्मीर में? एक बात तो ये है कि खास बात कि यहाँ पर 10 वर्षों के बाद चुनाव होने वाले हैं। दूसरी बात, विधानसभा की कितनी सीटें हैं वहाँ पर? 90 सीटें। और तीसरी बात कि पहली बार वहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नाम स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लगातार बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने का दूसरा सबसे लंबा रिकॉर्ड है? ठीक है, तो क्या बात यहाँ पर हो रही है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह पर जो झंडा फहराया जाता है, ठीक है, तिरंगा झंडा फहराया जाता है, तो लगातार बार मतलब एक, मतलब लगातार जो प्रधानमंत्री बने रहे हैं वो, तो उनमें लगातार बार जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का दूसरा सबसे लंबा रिकॉर्ड है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। वैसे तो जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सबसे ज़्यादा बार जो झंडा फहराया है वो उन्होंने फहराया है। ठीक है, कितनी बार फहराया है इन्होंने 17 बार जो है वो इन्होंने लगातार झंडा फहराया है। ठीक है, 1947 से लेकर 1964 तक। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस वर्ष जो 78वां स्वतंत्रता दिवस, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बार कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस है? 78 नंबर का स्वतंत्रता दिवस है। और इस बार की थीम क्या है? तो वो है विकसित भारत @2047। क्या थीम है? विकसित भारत @2047। तो सबसे अधिक बार अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के नाम पर है, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर। इन्होंने 1947 से 1964 तक लगातार 17 बार जो है वो ध्वज फहराया है। अगर अब हम बात करें कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर कभी भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, तो एक तो गुलजारी लाल नंदा जी और चंद्रशेखर, ये 2 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। नेक्स्ट हम बात करें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? ये तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस है तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। और गणतंत्र दिवस, अगर रिपब्लिक डे की हम बात करें तो उसमें जो राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं वो भारत के राष्ट्रपति महामहिम फहराते हैं। अब देखिए, 2024 के स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लगातार 10 बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने का किस प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है? तो इनका जो 10 बार का रिकॉर्ड है वो मनमोहन सिंह का था और मोदी ने लगातार 11 बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि एग्जाम में जो करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक जुड़ा होता है उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है
नव घोषित रामसर स्थल नंजरायन पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो सही आंसर हमारे पास यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ठीक है, नव घोषित मतलब नया घोषित हुआ है रामसर साइट भारत के अंदर, तो इसका नाम है नंजरायन पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब देखिए 2024 अगस्त में कितने जोड़े गए हैं? 3 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं। तो कुल कितने हुए हमारे पास? 85 टोटल जो रामसर साइट है वर्तमान में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट हैं, तो 85 जो है वो नए मतलब टोटल हो चुके हैं और 3 जो है नए जोड़े गए हैं। अब एक जो है वो नंजरायन था, वो कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। एक और है काजू वैली पक्षी अभयारण्य, वो किस राज्य में स्थित है? तो वो भी तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के कोरोमंडल तट पर स्थित है। तो 2 हो गए तमिलनाडु के। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एक नंजरायन और एक काजूवेली पक्षी अभयारण्य। तो दूसरा ये भी तमिलनाडु का ही है। और तीसरा देखिए जो तवा जलाशय है, रामसर स्थल तवा जलाशय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में। तो तीसरा कौन सा है? तवा जलाशय है जो कि मध्य प्रदेश में। तो इसमें हमें क्या पता चला कि 2 तमिलनाडु के हैं और एक मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो रामसर साइट है ये कब हुआ था? ये रामसर सम्मेलन जो हुआ था तो ये 1975 में लागू हुआ था और 1 फरवरी 1982 को रामसर सम्मेलन की पुष्टि की और 2 फरवरी को जो है वो रामसर जो कन्वेंशन है, रामसर दिवस जो है वो मनाया जाता है। 2 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि पहला जो भारत में पहली ऐसी कौन सी साइट है जो कि रामसर इसमें ऐड हुई थी, आर्द्रभूमि स्थल में ऐड हुई थी, तो देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान के अंदर है और चिल्का झील जो कि ओडिशा के अंदर है। 1981 में इनको शामिल किया गया था। अब सबसे अधिक स्थल कहाँ पर हैं, कौन से राज्य में है? वो 16 स्थल हैं तमिलनाडु के अंदर और उसके बाद दूसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का जिसमें कि 10 हैं। तो पहले नंबर पर तमिलनाडु है जिसमें 16 हैं और दूसरे नंबर पर यूपी है जिसमें कि 10 रामसर साइट है। सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है भारत के अंदर? पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। और सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में रेणुका। ठीक है, तो देखिए इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है इसके बारे में, यहाँ से कुछ ना कुछ आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय जिसको कि हम ईडी बोलते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस है शुभांशु शुक्ला, राहुल नवीन, परिमल नाथवानी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, राहुल नवीन। अगर हम बात करें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, ईडी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो इसके जो निदेशक हैं इनके रूप में चुना गया है राहुल नवीन को। देखिए अभी आपने सुना होगा हाल ही में खबरों में रहे हैं पीछे अरविंद केजरीवाल जी, उनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो ईडी क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। और इसके अगर हेडक्वार्टर की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और अभी इसके जो हेड हैं वो कौन है? राहुल नवीन जी बन चुके हैं। हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, PR श्रीजेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, PR श्रीजेश। ठीक है, तो क्या चुना गया इनको? जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच चुने गए हैं। इन्होंने क्या है? इन्होंने संन्यास ले लिया है, अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी है वहाँ से इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, अभी जो हॉकी हमारी टीम है ओलंपिक से ब्रॉन्ज जीत कर आई है, तो इसके बाद इन्होंने PR श्रीजेश जी ने घोषणा की है कि मैं क्या कर रहा हूँ? संन्यास ले रहा हूँ। तो इनको जूनियर हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। जो तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, सबसे पहली बात इसकी मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? चीन, भारत, इंडोनेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो कि आपकी जानने के लिए, सबसे पहली बात देखिए ग्लोबल साउथ ये वर्ड है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ में वो कंट्रीज आती हैं जो कि विकासशील कंट्रीज हैं, ठीक है, और अभी मतलब विकास उनमें बहुत
धीमी गति से हो रहा है उनको हम ले सकते हैं, ठीक है। एक तो विकासशील देश और जिसमें कि ज़्यादा विकास की अभी ज़रूरत है वो वाले कंट्रीज। और ग्लोबल नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? जो विकसित देश हैं वो ग्लोबल नॉर्थ के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होगी कि ग्लोबल साउथ कौन सी है? जो विकासशील कंट्रीज हैं, ठीक है। अब देखिए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, मतलब उन ग्लोबल साउथ कंट्रीज की वॉइस कौन बन रहा है, ठीक है। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की यहाँ पर बात हो रही है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है वो उसकी समिट की बात यहाँ पर हो रही है, तो उसकी जो मेजबानी है वो भारत करने वाला है, ठीक है। ये अब आपको समझ में आ गया। तो फूमियो किसिडो नेक्स्ट है क्वेश्चन। फूमियो किसिडो किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो अगले महीने इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं? जो ये फूमियो किशिदा हैं ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? चीन, जापान, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो जापान के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने ऐलान किया है कि अगले महीने ये क्या करेंगे? इस्तीफा अपने जो प्रधानमंत्री पद से हैं दे देंगे, ठीक है। किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? पी हरीश, गोविंद मोहन, संजय शुक्ला या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, गोविंद मोहन, ठीक है। इनको क्या देश का अगला गृह सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपॉइंटमेंट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसको क्या नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में यूएनओ में भारत के नए जो राजदूत हैं उनके रूप में किसको नियुक्त किया गया है? पी हरीश, अरशद नदीम, सी आर पाटिल, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है पी हरीश। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, पी हरीश को क्या चुना गया है? भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र के अंदर। अरशद नदीम कौन है? अभी खबरों में थे, इन्होंने जो है ये वहाँ के पाकिस्तान के हैं जिन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। सी आर पाटिल ये कौन है? ये केंद्रीय जल जो विभाग है, जल मंत्री हैं ये, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सी आर पाटिल। किस अभिनेता को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म जो पुरस्कार हैं उनकी घोषणा हुई है और वो मिल चुके हैं वो। तो किसको मिला है? प्रमोद कुमार, ऋषभ शेट्टी, अयान मुखर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ शेट्टी, ठीक है। कौन से नंबर के? 70th नंबर के, और ये 2022 के हैं, ठीक है। 2022 के पुरस्कार हैं जो अभी मिले हैं। तो ऋषभ शेट्टी इनको जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है। ये देखिए, ये है ऋषभ शेट्टी, दिख रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन पे। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ अवार्ड की इसमें बात कर लेते हैं, जरूरी कौन कौन से हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की अगर हम बात करें तो ये अट्टम को मिला है, जो कि मलयालम की है और इसके निर्देशक आनंद एकार्शी हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेब्यू फिल्म का फौजा हरियाणवी है ये, और निर्देशक प्रमोद कुमार जी को हैं इनके। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है, तो इसका अवार्ड किसको मिला है? कंतारा फिल्म को, और इसके निर्देशक कौन है? ऋषभ शेट्टी हैं इसके निर्देशक, ठीक है। सामाजिक, राष्ट्रीय और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, इसका नाम है कच्छ एक्सप्रेस, ये गुजराती फिल्म है और ये निर्देशक वायरल साहा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवीजीसी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक जिसको हम बोलते हैं, तो ये ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, इसके निर्देशक कौन है? अयान मुखर्जी, इनको अवार्ड मिले हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड किसको मिला है? ऊंचाई को, और ये हिंदी की फिल्म है। निर्देशक कौन है? सूरज आर बड़जात्या। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अभी हमने पढ़ा, ऋषभ शेट्टी जी को मिला है और फिल्म कंटारा के लिए मिला है, ठीक है। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड अगर हम बात करें तो नित्या मेनन को मिला है, ठीक है। फिल्म कौन सी है इनकी? थिरुचित्राम्बलम, तमिल की है, और मानसी पारेख को मिला है, ठीक है। कच्छ एक्सप्रेस गुजराती के लिए, तो 2 को मिला है मुख्य भूमिका में, एक नित्या मेनन को और एक मानसी पारेख को। तो क्या हुआ, जो अभिनेता है वो ऋषभ जो है शेट्टी को मिला है, और अभिनेत्री का नित्या मेनन को और मानसी पारेख दोनों को मिला है, ठीक है।
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की अगर हम बात करें तो पवन राज मल्होत्रा फिल्म फौजा के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का मिला है नीना गुप्ता को फिल्म ऊंचाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का अगर हम बात करें श्रीपथ को मिला है, फिल्म कौन सी है, मल्लिकपुरम मलयालम की। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक की बात करें तो अरिजीत सिंह को मिला है, फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका की बात करें तो बॉम्बे जयश्री को मिला है, फिल्म चायूम वेल जो कि मलयालम की है। और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन की बात करें तो प्रीतम फिल्म जो है वो इसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो ये अवार्ड है, आपको कुछ पढ़ लेने हैं, तो ये हो सकता है यहाँ से आपको कुछ अवार्ड आपके इसमें एग्जाम में आ जाए, एक आधा दो पूछ ले। ठीक है, कल की क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री को देश की संवैधानिक अदालत ने नैतिक उल्लंघन के आरोप में बर्खास्त कर दिया है? तो कौन से? थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है, और कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री? श्रीथा थाविसिन थे, जिनको क्या कर दिया है? बर्खास्त कर दिया है। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किसने विकसित किया है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। अभी हमने पढ़ा कि इसके जो मंत्री हैं वो कौन है? CR पाटिल। ठीक है, ये जो है ऐप दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जानकारी प्रदान करते हैं। और अगर हम बात करें केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की तो खुशविंदर वोहरा है। छठी भारतीय ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता सुरक्षा वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये कैनबरा के अंदर की गई है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री क्या है? एंथनी एल्बनीज। हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किए गए लंबी दूरी के ग्लाइड बम का नाम क्या है? तो इसका नाम है गौरव। क्या नाम है इसका? गौरव। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? 14 अगस्त को मनाया गया है और हर साल मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने, और ये जो 2023 में ही इसकी घोषणा हुई है, ठीक है, हाल ही में किस देश ने डेंगू की वैक्सीन डेंगी ऑल तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है? तो भारत ने किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दिया है? कहाँ के? ईरान के। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजेशकियान। हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ पर हुई है? तो कहाँ पर हुई है? ये नई दिल्ली के अंदर हुई है। किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? महाराष्ट्र ने किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने MSME सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत और अमेरिका ने किए हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आंसर अगर हम बात करें, और ये जो MSME भारत में जो मंत्री हैं वो कौन है? इनका नाम है जीतन राम मांझी। ठीक है, क्या नाम है इनका? जीतन राम मांझी। भारत में CRPF स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 27 जुलाई इसका जो सही आंसर था। अब आज का जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन के लिए इसरो की गगनयात्री की पहली पसंद कौन है? शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन या फिर अंगद प्रताप। आप लोगों को बताना है कि किसको जो है वो मिशन के लिए चुना गया है। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और डेली PDF आप लोगों को वहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।